ज़रा हक्के में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ मौजूद हैं वसतुल्लाह ख़ान। हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग गिरफ़्तार किए गए उनमें से 16 के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। मिलिट्री जस्टिस क्या होता है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा मुल्क की जो माशी सूरत हाल है कैसे बिगड़ रही है, लोग महंगाई से चीख रहे हैं, इस पर भी एक नज़र डालेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन पहले कुछ सियासी खबर। ये अब साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को तनाह करने के लिए जो एक बज़ाहिर कैंपेन चल रही है वो ज़ोरों शोर से आगे बढ़ रही है। आज 2 अहम PTI के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पहले फवाद चौधरी साहब सामने आए, उन्होंने ऐलान किया कि वो अपना जो पार्टी ओहदा है वो छोड़ रहे हैं। उन्होंने पार्टी भी छोड़ने का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने सियासत से भी फ़िलहाल जो है किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया। इसके बाद फिर हमने देखा कि सेक्रेटरी जनरल PTI के उमर असद साहब जो 15 दिन कैद काट कर आज बाहर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो हालात हैं उसमें मैं अपने जो ओहदे हैं सेक्रेटरी जनरल का और कोर कमेटी का के रुकन होने का वो मैं छोड़ रहा हूँ। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सवाल है कि क्या आप इमरान खान के साथ हैं या उनसे भी अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमें ये पता है कि उन्होंने जो फैसले किए, देखिए तहरीक इंसाफ क्या है, तहरीक इंसाफ की रूह इमरान खान थे, पहले दिन से फाउंडर चेयरमैन थे। जो उन्होंने फैसले किए उन फैसलों से वो वजीर आजम पाकिस्तान बने, वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर बने। अगर उन्होंने फैसले अब गलत किए जो पाकिस्तान के, और इसका फैसला कौन करेगा कि उन्होंने गलत किए फैसले, ये सही किए फैसले, वो मैं नहीं करूंगा, वो फैसला करेगी पाकिस्तान की अवाम। अगर पाकिस्तान की अवाम को लगा उन्होंने गलत फैसले किए, वो आपको नजर आ जाएगा। हाँ, एक मुझे खुशी हुई कि जो ठहरे हुए सियासतदान का जैसे नहीं लहजा लबो लहजा होता है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, घबराहट नहीं। हालांकि 2 घंटे पहले ही वो जेल से यहाँ पर आए थे, इस्लामाबाद प्रेस क्लब। और ये सही है कि जी फैसला तो आवाम को करना है कि इमरान खान गलत है या सही है। अच्छा, वो इसके अलावा भी उन्होंने बहुत चीज़ें कहीं जिसका ख़ुलासा ये है कि 9 मई का तो आपको पता है सभी मजम्मत करते हैं। फ़ौजी तनसीबात पे जो है हमला हुआ तो ये ऐसा पहले नहीं हुआ था। और अगर ख़ुद इमरान खान को उन्होंने कहा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो ख़ुद उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज इतनी मुनज़्ज़म ना होती तो आज हमारा हशर भी शाम और लीबिया जैसा हो सकता था। मुझे साहब एक इन्होंने बात कही जो कल मैं और आप बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरा 3 नस्लों से फ़ौज से ताल्लुक़ है, ये मेरा वो मैं आ रहा था उसी तरफ। आपने अच्छा किया, मेरा काम बांट लिया। और 3 नस्लों से ना सिर्फ ताल्लुक़ है बल्कि उन्होंने कहा कि 65 की जंग से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग तक मेरे अक्सर रिश्तेदार जो हैं उन्होंने भी ज़िंदगी दाव पे लगाई है। अच्छा, और फिर उन्होंने एक और बात कही जो कि खासी प्रैग्मेटिक है कि फ़ौज इस वक्त सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है जी, और उसके बाद PTI है और फिर PDM है। तो उन्होंने कहा कि जो सदर ममलिकत ने तजवीज़ दी है कि बैठ के सियासी बातचीत के ज़रिए मसले का हल तलाश किया जाए, तो अब असद उमर साहब को इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है कि अब यही एक वाहिद रास्ता है। और ना सिर्फ उन्हें अंदाज़ा हो रहा है बल्कि जो इमरान खान साहब हैं जो ऑलमोस्ट डेली कौम से ख़िताब करते हैं, तो आज वो ज़ाहिर है कि जो पैदर पे किले में शगाफ पढ़ रहे हैं तो उसका असर उनकी तकरीर में भी देखने में मतलब बड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा था। असल उन्होंने पहले तो ये कहा कि जी जिस तरह के हालात हैं तो कारकुनान जो हैं फ़िलहाल रोपोश हो जाएं, क्योंकि इंसानी हुकूक़ की जिस तरह से खुली पामालियाँ हो रही हैं। तो हालांकि कुछ अर्से पहले वो जेल भरो तहरीक था, लेकिन वो ज़माना और था। यहाँ मतलब मेरा ख्याल है कि वक्त का तकाजा यही है कि आप फ़िलहाल पतली गली से निकल लें और टाइम बहुत है जमा होने के लिए। फिर उन्होंने वही कहा कि जमहूरियत और आइन बचाने के लिए जो आखिरी उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट है। और इतनी लचक आ गई है अब खान साहब में कि वो कह रहे हैं कि किसी भी क़ुव्वत से बातचीत के लिए मैं कमेटी तश्कील देने को
तैयार हूँ, सिर्फ ये हमें कन्विंस कर दें कि मेरे बग़ैर पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर होगा या बदतर होगा, या इलेक्शन जो हैं उनको आगे करने का, उससे क्या पाकिस्तान तक़वियत हासिल करेगा या और कमज़ोर होगा। और उन्होंने कहा जी कि कारकुनान इसलिए भी रोपोश हो जाएं कि उन बकौल उनके कि 10,000 मेरे कारकुन जो हैं इस वक्त वो अक़ूबत खानों में है, जहाँ उन्हें काबुकों में, छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, काबुकों में रखा गया है। पानी और ख़ुराक की बहुत उन्हें शिकायत है और फिर वकला से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो अब वो जो है ना, यानी ललकारने वाली सूरत हाल वो शायद तकरीर से ख़त्म होती जा रही है। एक प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो उसकी जगह ले रही है। अच्छा हाँ, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो शेख रशीद, तो आपको पता है वो दाई हैं, इधर की भी और उधर की भी, ठीक है। उनका एक ट्वीट है और वो बड़ा मज़ेदार है। ये जो आजकल रिहाइयाँ हो रही हैं, एक तो यही मज़ेदार बात है कि मैं सोच रहा था कि ये वनडे है, लेकिन ये 20 ओवर्स का मैच है और 20 ओवर्स में भी मुझे लग रहा है कि लंच से पहले जो है वो विकेटें जो हैं वो जा रही हैं। पता नहीं बाकी ओवर जो है वो किस तरह खेल पाएंगे। एक सबसे बड़ी जो ट्रॉफी रह गई है वो है शाह महमूद कुरैशी की, कि अब देखते हैं कि इधर आता है परवाना या उधर जाता है परवाना। हाँ, शेख रशीद की ट्वीट ये है कि जेल से रिहाई जो है वो तहरीरी सियासी तौबा की मरहून मिन्नत है जी। मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुका है, नहीं हुआ तो 15 जून तक हो जाएगा। लिहाजा अब सिलेक्शन पे तवज्जो ख़त्म की जाए और इलेक्शन कराने पे तवज्जो दी जाए। तो जैसे आपने भी कहा, असद उमर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुझे भी लगा कि सियासी लिहाज से काफ़ी सोच समझ के उन्होंने बात की, और अब तक जो हम चीज़ नहीं देख रहे थे, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, दबाव के तहत हो रही हैं, जैसे भी हो रही हैं, उसमें सबसे बेहतर इनकी नजर आई, क्योंकि ये लगा कि ये पार्टी को बचाना चाहते हैं। हाँ। इमरान खान साहब शायद उसके लिए बोझ बन गए हों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई इमरान खान के सिवा कुछ भी नहीं है। सो अगर अभी ये मूव चल रही है कि हम पार्टी को बचाएं, अभी ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब भी बहुत एक्टिव हो गए हैं, मुलाकातें हो रही हैं, नेगोशिएशंस चल रही हैं, एक एक लीडर के साथ चल रही हैं। तो अगर ये किसी के ज़हन में याद आ रहा है कि माइनस इमरान हम चलाएंगे पीटीआई, तो चल सकती क्या है, बचेगा? चल सकती है, चल सकती है। हाँ, ये एमक्यूएम वाला सीन होगा बिल्कुल। 2015 में जिस तरह अगस्त में माइनस अल्ताफ हुसैन, अब जाहिर है कि उसके बाद बहादुराबाद और पीआईबी कॉलोनी वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन मॉडल तो एक जो क्रिएट कर लिया जाता है ना। हाँ। अच्छा, रियासत की एक बड़ी खूबी है, एक मॉडल जो है ना, जब तक वो फटा के बराबर ना हो जाए ना, उसको इस्तेमाल करती रहती है, चिराग की तरह रगड़ती रहती है। तो ये तो अभी ताज़ा मॉडल है 2015 का। मेरा ख्याल है इसको ही ज़रा एनलार्ज सिचुएशन में ये पीटीआई पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि खान साहब के बगैर बाकी जो क़यादत है वो। अच्छा, लेकिन अब मसला ये है कि खान साहब का जो वोटर है उसके लिए तो पीटीआई इमरान खान के अलावा कुछ है ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी होंगे, असद उमर होंगे, तो अपनी अपनी जगह होंगे। लेकिन मसला ये कि वो जैसे सूरज की रोशनी में नहीं सितारे चमक रहे होते, ये तो वो है ना, अगर सूरज साइड पे हो जाता है तो सितारों की रोशनी कहाँ से नजर आएगी। वोटरों का ये हाल है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि 70s में महसूस करता था कि शेख मुजीब का जो वोटर है वो और भुट्टो साहब का वोटर वो कल्ट वाला एक था कि बस जो भी है इसको जिताना है या इसी को वोट देना है। ये कल्ट वाला वोटर सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान की तारीख में मैं देख सकता हूँ वो पीटीआई के अंदर है कि जो कुछ भी है साडा लीडर है, बस साडा ही लीडर है। अब अगर इसको माइनस कर देते हैं तो वक्ती तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो ठीक है, कांटा निकल जाएगा। हाँ। लेकिन इन द लॉन्ग रन ओवरऑल डेमोक्रेसी कमजोर होगी ना भाई। तो हमारे जो कमेंट्स आते हैं उसमें कुछ लोगों ने कहा कि जी कि कल भी आपने मवाजना किया, एक तो पीपल्स पार्टी के साथ भी किया, नून लीग के साथ भी किया, आपने एमक्यूएम की बात नहीं की। तो मैं सिर्फ एमक्यूएम का भी कल्ट वाला मामला था ना, आपको याद होगा कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने जो ये 22 अगस्त वाला हमने देखा, तो वो हमारे लेटेस्ट एक एग्जाम्पल है, एक पार्टी को कैसे फिर तहस नहस किया गया, और वो एक किसी शेप और फॉर्म में वो पार्टी एक छोटे शहर के साथ वो चल रही है।
और उसमें भी आपने जैसे कहा कि कई धड़े बन गए, फिर अब उन सबको मिला दिया गया है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना था कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी कि आप इसमें तहम्मुल दिखाएं, बर्दाश्त दिखाएं, गुंजाइश पैदा करें। मेरे हिसाब से जो हमारा एक पैमाना होना चाहिए वो ये है कि वायलेंस, कि पॉलिटिकल पार्टियां गलतियां भी करती हैं, ये भी करती हैं, लेकिन जब आप वायलेंस में इंडल्ज करते हैं और उसको यूज़ करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए, और ये बात अनफॉर्चुनेटली MQM और PTI में अब जाके हमें थोड़ी सी उसमें वो नज़र आती है एक रिजेम्बलेंस, क्योंकि अब जैसे TLP था, TLP उसने यूज़ किया तो उसका थोड़ा सा मीटर सेट किया गया फिर जी। लेकिन मैं जो एक मुझे जो चीज़ थोड़ा सा तंग कर रही है वो ये कि जब तक मिसाल के तौर पे कराची में आप भी रहे, हम भी रहे, हमने देखा जब तक यहाँ पे 15 लाशें गिरती थी, भत्ताखोरी होती थी, 150 सर 150 भी गिरी हैं, तो उस वक्त तक कोई हिलता नहीं था, हमारे इदारे नहीं हिलते थे। लेकिन जब अल्ताफ़ हुसैन ने डायरेक्टली फ़ौज को चैलेंज किया, आपको याद होगा जो अर्ली 90s वाला ऑपरेशन है, वो भी तब हुआ कि जब वो खुद पे बात आई। जी हाँ, वो एक अभी भी हमने ये देखा कि देखें स्कूलों पे हमले हो गए, PTV पे चढ़ाई हो गई, रेडियो पाकिस्तान हो गया, क्या क्या नहीं हो गया, वो सब टॉलरेट हो रहा था। लेकिन जब इदारों पे बात आई, तनसीबात पे बात आई, तो कहा गया कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है। ये जो है हमारी जो रविश है, हमारी जनूबी एशिया की तारीख में हमारे यहाँ सिर्फ क्यों वो रेड लाइन वो क्यों है, बाकी हमारी किसी की कोई अहमियत नहीं है, सहाफियों की नहीं है, पॉलिटिशियंस की नहीं है, पार्लियामेंट की नहीं है, सिर्फ वहां पे आके हमारी रेड लाइन वो इसलिए है कि ये हमारे DNA में है। हमारी जो रेड लाइन है वो ब्राह्मण होती है और सैयद होती है, ठीक है, बाकी भी होते हैं साथ में, लेकिन इदारे भी ब्राह्मण और सैयद हो सकते हैं। तो उस तरह से देखें ना, तो हमारा तो हज़ारों साल से यही सिलसिला चला आ रहा है। तो आज ने वो देखे ना तकरीरें सुनी उधर यकजहती शहदा कन्वेंशन में भी सारी पार्टियां आई और सब ने कहा कि जी कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है। उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा कि इमरान खान साहब के जो परवाने हैं वो हमारी पार्टी का झंडा जला देते, खैर था, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जला दिया। वो हम पे आके अटैक कर लेते, सिविलियंस पे जाके करते, DC हाउस चले जाते, पुलिस के पास चले जाते, वो सब सही था, लेकिन वो इधर का निकल ये बिल्कुल उस लेवल का जोश है कि वो जब एक जो अखबारी ओनर्स थे उनका जब इंतकाल हुआ तो जो सीनियर रिपोर्टर था वो सबसे पहले कब्र में जाके लेट गया कि मैं दफन होऊंगा, इसे नहीं दफन होगा। सो ये भी हमारी आंखों के सामने है। तो इस लेवल पे भी आ सकता है काम, हालांकि अब इसमें जो एक तशवीशनाक बात है वो ये है कि गवर्नमेंट ने धमकी दी है कि जी हम PTI को बैन करने पे गौर कर रहे हैं। ये कानूनी तौर पर मुमकिन है, नहीं है? एक ब्रेक लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। अच्छा, ये जो 9 मई और 10 मई के वाक़यात के सिलसिले में जो ऑपरेशन चल रहा है, अब उसमें आज एक और बार थोड़ी सी और ऊंची की गई और वो वज़ीर दिफा जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं उनकी तरफ से आया कि हम PTI पे पाबंदी लगाने के ऑप्शन का भी जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि फ़ौजी अहदाफ को टारगेट किया गया और डायरेक्टली जो कौमी सलामती है उसको बराह रास्त ख़तरे में डाला गया। माजी में भी पाकिस्तान में बहुत सारी जमातों पे पाबंदियां लगी या कलअदम करार दिया गया, हालांकि उन्होंने फ़ौजी ठिकानों को टारगेट नहीं किया था, कुछ और किया था, लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, उनका ये कहना है कि आप लगाएं पाबंदी और सुप्रीम कोर्ट इस पाबंदी को 1 मिनट में उड़ा देगी। कैसे उड़ा देगी? वो उन्होंने उसकी नज़ीर ये पेश की कि 60 की दहाई में जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे AR कर्नेलियस, तो हुकूमत ने जमात इस्लामी पे पाबंदी लगा दी। उसके बाद AR कर्नेलियस जो हैं बकौल अली ज़फ़र, उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया कि जी आप किसी जो सियासी जमात है, लेजिटिमेट सियासी जमात, उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते, और इसलिए उन्हें उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है, हुकूमत जज्बाती होती है, इस्टेब्लिशमेंट जज्बाती होती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद एक समात में ये सब बराबर कर देगी। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील शाहिद भट्टी साहब। हम उनसे यही एक टेक्निकी सवाल पूछना चाहते हैं कि मेरे लिए भी खबर है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र के बकौल के पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लग सकती, हालांकि मेरे जहन में कई मिसालें आ रही हैं, तो उन्होंने ये किस बुनियाद पे कहा और सिर्फ एक मिसाल दी जमात इस्लामी की,
तो क्या पाबंदी लग सकती है दस्तूर और कानून के तहत, और अगर लग सकती है तो उसका तरीक़ेकार क्या है? शाहिद भट्टी साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आईन पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 17 है जी, और वो आर्टिकल है जो हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है, जिसके तहत तमाम सियासी जमातें बनाई जाती हैं और जिसके तहत तमाम शहरियों को ये हक हासिल है कि वो सियासी जमातों का हिस्सा बन सकते हैं, यूनियन शादी कर सकते हैं। उसी आर्टिकल के अंदर ही इस राइट को ताबे किया गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी जी। अब ये बड़ी अहम बात है। आर्टिकल 17 का जो सब आर्टिकल 2 है वो ये कहता है कि एक कानून के जरिए से ये रिस्ट्रिक्शंस मुहैया की जाएंगी कि किन सूरतों में इस हक को जो है वो खत्म किया जा सकता है। और जाहिर है उसी आर्टिकल के अंदर ये बात लिखी है कि अगर किसी सियासी जमात को इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान या सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के खिलाफ होने की वजह से उसको पाबंदी लगाई जा रही है तो उसको 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को रखा जाए। ये आर्टिकल 17 है जी कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन ये फैसला कैबिनेट करेगी? मैं अर्ज करता हूँ ना सर, इसके तहत जो इलेक्शन एक्ट है हमारे जी 2017 का, उसका सेक्शन 212 है जो प्रोवाइड करता है डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उसके अंदर ज़ाब्ता जी दिया हुआ है। वो ज़ाब्ता ये है, जैसा आपने अभी पूछा, कि अगर गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से या किसी और जराए से, यानी कि पहला स्टेप ये है कि गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से या किसी और जराए से कि कोई सियासी जमात जो है वो फॉरेन एडेड है, वो इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के लिए खतरा है, वो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है। तो गवर्नमेंट, अब जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से मुराद जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्तफा इंपेक्स कोर्ट में करार दे चुकी है कि गवर्नमेंट से मुराद वजीर आजम और उसकी काबीना है। तो कैबिनेट डिक्लेयर करेगी। ठीक है, ठीक है। ये बताएं भट्टी साहब कि अगर ऐसा किया जा सकता है, कानून में ये प्रोविजन है, आपने बता दिया, ये बताएं कि हमारे पास आखिरी मिसाल क्या है? मुझे याद पड़ता है कि TLP तहरीक लब्बैक पार्टी पे पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन फिर वो वापस बाद उठा ली गई और फिर वो इलेक्शन भी कंटेस्ट किया उसने। अच्छा, वो जो तहरीक लब्बैक पे जी पाबंदी लगी थी वो इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं लगी थी, वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत लगी थी जी। एंटी टेररिज्म एक्ट का जो सेक्शन 11 है वहां पर भी आपको पता है कि तंजीमों को दहशतगर्दी में मुलविस होने की बुनियाद पे कलअदम करार देने का इख्तियार हुकूमत के पास मौजूद होता है और वो उसको शेड्यूल 1 में डाल देते हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। तो वो पाबंदी कभी इलेक्शन, एक तो पहली बात वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो रेफरेंस नहीं आया था, और फिर वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट में उस डिक्लेरेशन को वैलिडेट नहीं किया था, आप होल्ड करने के लिए कभी भेजा ही नहीं किया जी। अच्छा, नेशनल अवामी पार्टी पे किस कानून के तहत पाबंदी लगाई थी, कुछ याद है आपको? नहीं, मुझे वो देखना पड़ेगा। ज़ाहिर पाबंदियां पाकिस्तान के अंदर इन्हीं प्रोविजंस के तहत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पे भी लगी, उसके बाद कोई सिंध की कॉन्फ्रेंस जमातों पे भी लगी, फिर ये एंटी टेररिज्म लॉ के तहत तो कई जमातों पे लगी। हाँ, थैंक यू सो मच शाहिद भट्टी साहब, आपके इनपुट का बहुत शुक्रिया। ये जो है ना कि नज़रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, ये ना मोम की नाक है जी, वेग है कि इसको आप जिस तरह चाहें घुमा लें और जिस पे चाहे चेप दें या जिससे चाहे हटा लें तो बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, अब मुझे ये नई बात मालूम हुई कि सिर्फ आइन की जो शिक्र उन्होंने कोर्ट की उसके तहत ही नहीं केस बन सकता पाबंदी का, बल्कि एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत भी। और इस वक्त जो इश्तेहारात चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं ना कि PTI सियासी जमात या दहशतगर्द, तो जाता तो उस तरफ नजर आ रहा है। बट बहरहाल देखते हैं, हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे बयान दिया हो, ताकि जो आगे से इमरान खान साहब की अगर थोड़ा सा नरमी आई है तो उनको अंदाजा हो जाए कि अगर वो अभी नहीं मानेंगे तो हालात किस तरफ जा सकते हैं। हाँ, नहीं, और पूरा जो वज़न है वो ये है कि अगर खान साहब साइड पे होते हैं तो एक शैम्पू किस्म की, गुलाबी किस्म की जो PTI है
PTI.2 नया वर्जन। हाँ, वो जो है उसमें मारिज़ वजूद में आए और फिर सब एक बार फिर हंसी खुशी रहने लगे। जैसा कि मैं एक बात बता दूं कि हमारे बाज़ नाजरीन ज़ाहिर है कि कुछ PTI के चाहने वाले हैं, कुछ नहीं है, वो ये समझ रहे हैं काफ़ी अरसे से कि जैसे बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। हम बारहा कह चुके हैं अपने प्रोग्राम में कि ये जो धमा चौकड़ी है हम उसको समझ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर ज़ी और आदमी पाकिस्तान में ये समझता है कि पार्टियों को इस तरह तोड़ना, उसकी तकसीम करना, लीडर्स को ज़बरदस्ती मैदान से आउट करना, ये ना जमहूरियत के लिए अच्छा है, ना इस मुल्क के लिए अच्छा है। सियासत का मुकाबला सियासत में होना चाहिए, और ये मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि हम दोबारा इसको बोलें। नहीं, जितनी बार बोलें उतना ही कम है ये, इसलिए कि वो सारा ही जो जमहूरियत है हम वो सांप और सीढ़ी वाली जो बिसात होती है ना उस पर रख देते हैं। चल भाई चल 5 सब 6 आ रहे हैं, आगे आगे गया, अचानक से सांप खा गया, फिर वो नीचे आ गया। तो जमहूरियत के साथ हमने इसके किया। अच्छा, शौक बहुत है ना हमें जो, अच्छा हालांकि जमहूरियत जो है एक महंगा खिलौना है ना, उसकी तो बड़ी देखभाल करनी पड़ती। शौक बहुत है ना कि एक से एक सेनेट है, कौमी असम्बली है, मुकन्नना है, अदलिया, वो सब बना देंगे, सेट बना देंगे। अच्छा, जब उसमें से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं यार ये तो कुछ गलत हो रहा है। लेकिन वसत साहब, हम जिस तरह देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते में काया पलट गई है। वो पार्टी जहां लोग लाइन लगा रहे थे कि हमें टिकट चाहिए, अब वो टिकटें वापस कर रहे हैं। ये हम बारहा कहते रहे कि ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, इसे गिरते हुए टाइम नहीं लगता जब एक दफ़ा रियासत का अपना फैसला कर ले। और ये बहुत अफसोसनाक है जो इस वक्त हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर इसमें PTI का, इमरान खान का खुद भी काफ़ी अमल दखल है। हम प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो बात करते हैं फ़ौजी अदालतों के बारे में कि क्या मिलिट्री जस्टिस वाकई में कोई जस्टिस होता है। हुकूमत ने तहिया किया हुआ है कि 9 मई को जो जलाओ घिराव हुआ, अस्करी तनसीबात पर हमले हुए, उन मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। उनका ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत किया जाएगा। आज रिपोर्ट्स ही आई हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 16 अफराद उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिनका ट्रायल अब मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। इनमें मर्दान के भी 6 मुल्ज़मान शामिल हैं जिन पर काफ़ी संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मुल्क में जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, आलमी तंजीमें हैं, वो इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रही हैं। उनके हिसाब से आम शहरियों को मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ट्राई करना इंसाफ के मुनाफी है। अगर आपको ये समझना हो कि हमारे मुल्क में माजी में कौन से सिविलियन शहरी को किया गया है, तो उसमें एक नुमाया नाम है इदरीस खटक का। उनका मैं मुख्तसर सा आपको बता देता हूँ। उन्हें नवंबर 2019 में सवाबी में मुसल्लह अफराद ने अबडक्ट किया। वो 7 माह तक मिसिंग थे, उनकी फैमिली को पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। फैमिली ने अदालतों के चक्कर लगाए, पटिशनें दायर की, बाद में जाके पता चला कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि वजारत दिफा की तहवील में हैं। उनका फिर एक ट्रायल चला और उन्हें कोर्ट मार्शल करके 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई। फैमिली ने पेशावर हाई कोर्ट रुजू किया। उस वक्त वहाँ पे चीफ जस्टिस थे वकार सेठ, लेकिन जब तक वो इस अपील को सुनते उससे पहले उनका इंतकाल हो गया और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ इस मामले में नहीं दिया। तालिया खटक साहबजादी हैं इदरीस खटक की, वो इस वक्त हमें प्रोग्राम ज्वाइन कर रही हैं। तालिया, मैंने ये देखा है, जो मैंने बायोग्राफी देखी है इदरीस खटक की, कि वो इंसानी हुकूक के कारकुन थे। वो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इनके साथ मिलकर काम करते थे। मिसिंग पर्सनस के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाते थे। ये बताएं कि जब उन्हें उठाया गया या वो लापता थे या जब उनका ट्रायल हुआ, तो आपने उसका कैसे मुकाबला किया? आपने क्या देखा, किन मराहिल से ये मामला गुजरता है? इस चीज़ से गुजरता है उनको शुरू में पता नहीं चलता, काफ़ी टाइम हो जाता है। और जैसे जब ये सारा हुआ था तो उस वक्त मैं अपने 3rd सेमेस्टर में थी यूनिवर्सिटी के। मैं उस वक्त सिर्फ 20 साल की थी। और वो वाला टाइम जब मेरे इर्द गिर्द सारे लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, वो अपने दोस्त बना रहे थे। मैं चक्कर लगाती रही कोर्ट का, और मुझे ह्यूमन राइट्स और मिसिंग पर्सनस और इन चीज़ों का सुनना पड़ा था। तो
और उसी के बाद उसके दरमियान में कोविड भी आ गया था, तो जब सारे वापस जा रहे थे अपने घरों में, यूनिवर्सिटी खाली हो रही थी, तो मेरे पास कोई घर नहीं था जाने के लिए। तो मैं इसी तरह मैं फिर कभी किसी एक के घर, किसी एक के घर। तो आई थिंक कि जब कोई किसी को उठाया जाता है तो उनकी पीछे पूरी फैमिली होती है, और सिर्फ आप एक इंसान को नहीं उठाते, आप पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हो। तो उसके बाद पूरा अपना यूनिवर्सिटी ख़त्म करना, अपने लिए जॉब ढूंढना, अपने लिए दूसरा घर ढूंढना, ये सब कुछ अकेले ही करना पड़ा। तो ये बताएं कि जब मिलिट्री ट्रायल शुरू हुआ या कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, तो आपने वकील किए, आपको, क्योंकि हम सवाल ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें ड्यू प्रोसेस कितना होता है, फेयरनेस कितनी होती है, आपको दिफा का हक मिला, उस प्रोसेस के बारे में ज़रा सा बताएं। ठीक है, शुरू में तो ये शुरू ही बहुत गलत तरीके से हुआ कि पहले शुरू के 7-8 मंथ्स को हमें किसी ने कुछ भी नहीं बताया कि वो किसके पास है, कि कहाँ पे वो किसने उनको अबडक्ट किया है। हमें ये नहीं पता था कि वो जिंदा है भी या नहीं, और ये काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है फैमिली के लिए कि हमें पता नहीं होता कि वो आज सोए कैसे होंगे, उन्होंने आज खाना खाया होगा या नहीं। और 8 महीनों बाद जब इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हुआ, यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग ग्रुप्स ने स्टेटमेंट्स निकाले, एमनेस्टी ने स्टेटमेंट्स निकाले, तो तब जाके मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हमें बताया कि वो उन्हीं के पास है। और जब पेशावर हाई कोर्ट ने फिर जजमेंट की कि हाँ ये मिलिट्री कोर्ट में ये ट्रायल जा सकता है, लेकिन तब भी हमें विजिटेशन राइट्स उन्होंने नहीं दिए। और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ऐसा था कि हमें उसके बारे में कोई कुछ पता नहीं होता था कि क्या चल रहा है, प्रोसीडिंग्स क्या हैं। और उनकी जो प्रोसिक्यूशन थी वही उनकी ज्यूरी में भी थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो लीगल तरीके थे ट्रायल के, वो उसके साथ कंप्लाई नहीं किया गया। अच्छा, उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने किसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए जासूसी की है। पहली बार आपको ये कब पता चला कि ये इल्ज़ाम है, ये चार्जशीट है? ये हमें पहले पेशावर हाई कोर्ट में हमें पता चला था जब उन्होंने ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन दोबारा हमें कोई एविडेंस नहीं, कोई जब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ख़त्म हो गया तो हमें कोई चार्जशीट नहीं दी गई। हमें इवन जब उनको जेल ट्रांसफ़र कर दिया तो हमें उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया। हमें ट्विटर के एक रैंडम ट्वीट से पता चला कि वो पहले झेलम जेल में ट्रांसफ़र कर दिए गए, फिर वहाँ से अडियाला जेल ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो कोई ऑफिशियली हमें नहीं बताया गया, हमें खुद ही जाके पता करना पड़ा, और इस तरह लोगों से पता चला। अच्छा तालिया, ये बताइए कि अब तो आपको पता चल गया कि वो किस जेल में है, यानी ये सिचुएशन उस सिचुएशन से बाहर गनीमत है कि बंदे का पता ही नहीं चले कि वो है कहाँ। तो आपका कोई उनसे बेल मुलाकात का इंतज़ाम रहता है या स्मूथ है, या उसमें भी कुछ रुकावटें हैं? अभी क्योंकि जेल में ये मुझे पता चला, अभी हम अडियाला जेल में हैं और मैं हर सैटरडे को उनसे मिलने जाती हूँ। लेकिन ये चीज़ें मुझे पता चली कि अगर आप आर्मी एक्ट में कन्विक्टेड हो तो आप सी क्लास से आप दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। तो आप उनको, अभी वो सी क्लास में है, आप फ़ोन कॉल्स की इजाज़त नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा जो इवन जेल में आपको राइट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप आर्मी एक्ट से आप उसमें कन्विक्टेड हो तो वो राइट्स भी आपको नहीं मिलती। जिस तरह आप कॉल नहीं कर सकते, आपको अभी वो खाना बाहर से जा सकता है जी, आपको इजाजत होती है कि आप खाना भेज सकें, खाना कपड़े वगैरह भेज सकते हैं? जी जी। अच्छा ठीक है। अब ये बताएं कि अभी ये जो कोर्ट का जो प्रोसेस है अब ये कहाँ है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स को भी के डिसीजन को भी आप शायद पहले आपको मिलिट्री कोर्ट सिस्टम के अंदर ही अपील करना होता है। हाँ, अभी जैसे हमें पता चला था कि उनको जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, हमने उसी महीने में December 3 को उनको अडियाला जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और 3 दिसंबर को उसी हफ्ते में हमने मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील्स में भी अपील दर्ज कर दी थी। लेकिन अभी 3 दिसंबर 2021 को ये हुआ था और अभी मई 2023 है, तो तब से अब तक हमारा सिर्फ एक ही हियरिंग हुआ है मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील्स में, और कोई डिसीजन नहीं, कोई डेवलपमेंट्स नहीं हुई कोर्ट में। ओके ठीक है। तालिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ी इसकी तफसीलें, ज़ाहिर है फैमिली पे बहुत ये मुश्किल गुजरता है। अब हमने ये देखा कि 1.5 साल हो गया है, अपील जो है वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा, और ये कई केसेस में यह भी हुआ है कि जब सज़ा सुना दी गई तब घर वालों को पता चला कि इन पे कोई केस भी चला था और उसकी कोई सज़ा भी हुई है। वो जो प्रोसेस होता है ना कि जी
कहीं समाअत हो रही है, कहीं वकील कोई आपस में आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो वो भी कई केसेस में अचानक से पता चला, ये भी होता है। तो जिस तरह की सिचुएशन होती है उस तरह की चीज़ हो जाती है। कोई लगा बंदा यार मुझे नहीं लगता कि है। एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। और अब एक बहुत ही गैर अहम किस्म का थका हुआ मौजू, यानी मुल्की मईशत की ज़बूहाली। आपको अब तो आबादी हो चुके होंगे, खैर पिछले 14 महीने से आप देख रहे हैं कि जो रुपया और डॉलर है उसकी जो खींचातानी है वो अब कोई ख़बर नहीं रही थी। बल्कि जिस दिन अब हम हर दफ़ा कहते हैं आज इसने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, अगले दिन फिर कर देता है, फिर कर देता है। तो आखिर कितनी दफ़ा वो ख़बर जो है हम चलाएं? सुनते सुनते आप थक जाते हैं, कहते कहते हम थक जाते हैं। मसलन यही कि आज डॉलर ओपन मार्केट में जो रुपया है डॉलर, उसकी पैरिटी में एक और तारीख़ी गिरावट आई। इससे पहले 75 साल में नहीं आई थी। अब डॉलर 309 रुपये का हो गया है ओपन मार्केट में। कल 308 रुपये का था। और इस वक्त जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में एक्सचेंज रेट का फ़र्क है वो 22 रुपये का है। तो अब कौन जाएगा? इंटर बैंक से तो कोई नहीं लेगा, सारे ओपन मार्केट की तरफ जा रहे हैं। इंटर बैंक जो है वो सिर्फ कंप्यूटर पे चमकती हुई पट्टी के तौर पे ले गया है। लेकिन अल्लाह ताला उम्र दराज करे हमारे जादूगर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की। सबके हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन इस जवान के माथे पे शिकन तक नहीं देखी जाती और वो खड़े हुए हैं अपनी जगह। सबको पता है कि IMF के साथ जो सिलसिला हुआ था, स्टाफ एग्रीमेंट होना था, वो अभी तक लटका हुआ है। 30 जून को मौजूदा प्रोग्राम की मुद्दत भी ख़त्म हो रही है। लेकिन भाई इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं फ़िक्र दी कोई गल नहीं, डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ हैं सरकर्दा माहिर माशियात डॉक्टर नजीब साहब। बारहा आप देख चुके होंगे हमारे प्रोग्राम में। खाकान नजीब साहब, कम से कम इसहाक़ डार की तारीफ़ तो कर देना। कोई काम ठीक कर रहे हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गुड टू बी विद यू गाइस। देखें, इकोनॉमी जो है ना वो एक पार्ट एंड पार्सल है ऑफ द प्रेवलेंट कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। सो अगर आपकी प्रेवलेंट डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंडीशंस अनसर्टेन हो, अगर आपकी जो जियोपॉलिटिक्स है वो भी उतनी फेवरेबल ना हो, और अगर ग्लोबल कंडीशंस भी आपको डिफिकल्ट मिल रही हों, और आप फ्लड से निकले हों, और आप IMF का प्रोग्राम उस वक्त जबकि इकोनॉमी का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो क्राइसिस में है, 4 अरब डॉलर के रिजर्व्स रह गए हैं, इन्फ्लेशन 48% पे है, फूड इन्फ्लेशन, और 36% पे एक CPI चल रही है। अगर इस कॉन्स्टलेशन में आप किसी भी चीज को देखेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि इकोनॉमी कैन नॉट बी डूइंग वेल। इससे बढ़ के फिर आपने 12 चूंकि IMF से इनहराफ किया, आपको IMF के पैसे नहीं आए, आपका IMF का प्रोग्राम 5-6 माह से डिले हुआ, तो यू वर रनिंग आउट ऑफ रिजर्व्स। आप दोस्तों के पास गए, दोस्तों ने भी आपको यही कहा कि आप IMF के पास जाएं, सिवाय एक दोस्त के, और वो है चाइना, जिसने आपको रीफाइनेंस कर दिए 2 अरब डॉलर। तो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो मुल्क की इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो ऑब्वियसली ना सिर्फ वक्त मांगती है, वो देर पा और दूर रस फैसले मांगती है। हम दोनों फैसले नहीं कर पा रहे बिकॉज आपको जो पॉलिटिकल स्पेस है, जो आपको पॉलिटिकल कैपिटल है, जो आपको सोशल कैपिटल है, वो इस वक्त वो इंजॉय नहीं कर रही है हुकूमत, बिकॉज हुकूमत खुद थोड़े दिन की है, नई हुकूमत आ जाएगी, इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है वो एक इलेक्शन साइकिल में जाएगी। ये सब चीज़ों को अगर आप देखें तो इसका सबसे ज़्यादा ब्रंट लोगों पर पड़ रहा है, और वो किस तरह पड़ रहा है कि इकोनॉमी सुकड़ रही है, हम इकोनॉमी को क्लोज करके चला रहे हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग जारी है, जिसमें हमें पता चलेगा कि इस साल का GDP क्या तय होगा। मेरा ख्याल है कि ये 0 और 0.5% ग्रोथ के दरमियान तय होगा। अगर कोई इकोनॉमी ग्रो ना करे, अनएम्प्लॉयमेंट 7% पे चली जाए 5-5.5 से, माली खसारा जो है वो अपनी जगह हो, मालियाती खसारा 7% का हो, इन्फ्लेशन 36% की हो, तो आप बहुत ही डीप सीटेड रिफॉर्म्स मांगते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बिल्कुल अच्छा हुआ कि हमें आपने बता दिया कि ये जो जिन वजूहात की वजह से हम यहाँ पे हैं,
वसत साहब का सवाल ये था कि इसमें इसहाक डार साहब की मैनेजमेंट या मिस मैनेजमेंट का कितना अमल दखल और है? आप जो इतनी मुश्किल बातें कर रहे हैं, डार साहब का तो फलसफा बड़ा आसान है जी, अल्लाह मालिक है, तो आपका क्या मसला है? So देखें, let me put it two ways. When I think अगस्त में जब इस हुकूमत ने पिछले वजीर खजाना के साथ 7वां और 8वां रिव्यू करवाया, तो आई थिंक एक स्टेबलाइजेशन की होप जो है वो पैदा हो गई थी। और ये पाकिस्तान में भी हुई। श्रीलंका ने मार्च में किया, तब से लेके अब तक उनका जो रुपया है वो 16% बेहतर हो गया है। 360 रुपए पे श्रीलंकन रुपी था, IMF का बोर्ड हुआ तो 303 रुपए पे है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं चार्ट सामने अपने देख रहा हूं। कहने का मकसद ये दोनों एक ही तरफ चल पड़े थे। फिर ये हुआ कि जब नई मैनेजमेंट इकोनॉमिक आई तो जो नए वजीर खजाना थे उनका ख्याल था कि शायद थोड़ा सा रुपए को संभाला जाए और एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर इससे टूट जाए, पर वो चीजें भी फिर ना चल सकी। और आई थिंक ही चेंज्ड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। और जब तक उन्होंने चेंज किया तो एक्चुअली हुआ ये है कि वो 3 नवंबर से आज हम 24 मई तक खड़े हैं। ये सफर जो है ये कठिन साबित हुआ और इसकी वजह से आपकी देरी हो गई और IMF और चीजों में चला गया जिन चीजों को उन्हें शायद अब 9th रिव्यू में नहीं जाना चाहिए। मजे की बात यह है कि आज श्रीलंकन रुपीस 303 रुपए का $1 में है, पाकिस्तानी रुपए 309 रुपए में $1 में है। उसके बावजूद हम कह रहे हैं हम श्रीलंका नहीं है, हम श्रीलंका नहीं है। अच्छा, बल्कि मैं तो ये सवाल करूंगा डॉक्टर साहब से कि इज इट ट्रू कि इवन अफगानी करेंसी जो है वो भी इस वक्त हमसे बेहतर है? देखिए, रीजन में तो हमारी करेंसी बहुत वीकन हुई है और सबसे ज्यादा वीकन हुई है, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त लोगों को सवाए इसके कि स्टोर ऑफ वैल्यू रुपी से चेंज करके डॉलर की जाए, वो प्रॉपर्टी को भी भूल गए हैं। आपको एक जेनेरिकली पता होगा कि इस वक्त प्रॉपर्टी की मूवमेंट या इवन सेल और परचेज कम है। सर, स्टैंड स्टिल है, लोग रो रहे हैं। हम हालांकि हम ये शिकायत करते रहते हैं कि हमारे यहाँ लोग फैक्ट्री नहीं लगाते, प्रॉपर्टीज लेके बैठ जाते हैं, लेकिन जिन्होंने वो भी किया हुआ है ना, वो भी इस वक्त रो रहे हैं। मतलब मुझे लोग कह रहे हैं कि कोविड के टाइम पे भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी थी, अभी वो भी नहीं है। एग्जैक्टली। सो स्टोर ऑफ वैल्यू सिर्फ बन गई है इस वक्त डॉलर। ये एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि फॉरेन करेंसी में अगर सब अपनी रकूम रखना चाहेंगे, फिर हज का एक प्रेशर आ गया है। सी एक गुड इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज कि आप फोरसी कर पाएं ये सब चीजें। इस वक्त जो ओपन मार्केट में प्रेशर है, वो याद रखिए कि हज की प्री हज फ्लाइट शुरू हो गई हैं, हज का एक प्रेशर अलहदा बिल्ड हो रहा है। फिर कुछ LCs हमने इंटरबैंक से मूव की हुई हैं ऑन द ओपन मार्केट, उसका एक अलहदा प्रेशर है। एंड एवरीवन वांट्स टू होल्ड डॉलर्स राइट नाउ, बिकॉज अगर फंड का प्रोग्राम नहीं होता, आपने 4.1 अरब डॉलर वापस करना है अगले 1 माह और 6 दिन में। ये याद रखिए। अल्लाह मालिक है सर, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है सर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आइन में आपको जहमत देते रहेंगे। यार डॉक्टर साहब जो है सिल्वर लाइनिंग की बात ही नहीं करते। हमने शायद नेक्स्ट टाइम लेते हैं, उनसे कहते हैं कि सोच समझ के थोड़ा सा उम्मीद कुछ इस टाइप का एंड तो देना कि जी, और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। इस टाइप का दुआ करते हैं, फिलहाल दुआ करते हैं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।